चलो अब ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान और पाठ का नाम क्या है? भारत के विदेशी संबंध। कौन सा पाठ है ये? पाठ नंबर 4। ठीक है, चौथे पाठ है ना। अध्याय अपना है 4, भारत के विदेशी संबंध। तो ये पाठ हमने रीड कर लिया था व्यवस्थित तरीके से। कुछ चीज़ें मतलब हमने अपनी आंखों के सामने से निकाल ली। तो इससे क्या होगा कि जब भी कुछ नहीं आता होगा, कुछ ऐसा प्रश्न आ जाएगा तो भी हम उसमें कुछ न कुछ लिख सकेंगे। लेकिन अब आज नोट्स में हम उन बिंदुओं की बात करेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, या उनको लिखने के बाद हमारा आंसर अधूरा नहीं होगा, कंप्लीट होगा, पूरा आंसर होगा। ठीक है, तो एक एक चीज़ यहाँ पर अपन समझते हैं। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं जो इस लेसन में से मैंने निकाली है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी विकट चुनौती पूर्ण परिस्थितियों में, मतलब यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं सरल भाषा में कि अपना जो देश है भारत, ये जब आज़ाद हुआ था तब उस समय की कंडीशन, स्थिति बहुत ही क्रिटिकल थी या चुनौतीपूर्ण थी। और ये हमने राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में भी देखा था कि देश का डेवलपमेंट करना है, उसके अलावा मतलब एकता के सूत्र में बांधना है। ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें हमने देखी थी जो क्या है कि मतलब सरकार के सामने ये चुनौती के रूप में थी, और उन्होंने ये सारी चीज़ें धीरे 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 मतलब इनको सॉल्व करने की कोशिश की, और अपना संविधान भी बन गया, अंतरिम सरकार बनी, और एक बाहरी कुछ सरकार थी जो क्या करती थी, शासन संभालती थी, है ना, और एक सरकार संविधान निर्माण पर पूरा ध्यान देती थी। इसके अलावा बीच बीच में जो युद्ध हुए थे उसका वर्णन भी अपन को देखने को मिलता है। तो इस लेसन में यही दे रखा है कि दूसरे देशों ने हमारे साथ या हमने दूसरे देशों के साथ क्या बर्ताव किया। ठीक है, तो एक एक देश के बारे में हम इसमें बात करते हैं कि किस देश ने कब कहाँ पर कब्जा किया और किस प्रकार हमने हमारे इलाके को मुक्त करवाया, और किस चीज़ को लेकर विवाद हुआ, और कौन सी तिथियाँ इनसे संबंधित थी और वो इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी। ये इस लेसन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, यानी कि डिटेल में अगर कोई पूछता है कि इस पार्ट में क्या दे रखा है, तो इतनी सी बात अगर तू बता देगी तो सामने वाला समझ जाएगा कि तूने पूरा पार्ट पढ़ा है, एक बार नहीं 3 बार। उस सामने वाले को, इंसान को, जो भी पूछने वाला है उसको पता लग जाएगा। ठीक है, यानी कि ये अपनी प्रामाणिकता का, हाँ मैंने पार्ट पढ़ा है। ठीक है, अब जैसे मैं तेरे से क्वेश्चन करता हूँ, जैसे भारत के विदेशी संबंध, इसके बारे में क्या जानती है, बताओ। इसमें गुटनिरपेक्षता नहीं, गुटनिरपेक्षता मतलब अपन नहीं, पाठ का नाम सुनो ना, मैंने क्या पूछा, भारत के विदेशी संबंध। तो अब इस लाइन को थोड़ा सा समझाओ। जैसे कोई क्लास में स्टूडेंट पूछ लेता है, तेरा फ्रेंड पूछ लेती है, तो क्या बताएगी? बताओ। कि हमारे दूसरे देशों के साथ संबंध कैसे थे, कैसा व्यवहार था। अच्छा, दूसरे देशों से हमारे संबंध कैसे थे, इसके बारे में बता रखा है। बहुत अच्छा, बिल्कुल करेक्ट लाइन। और कैसे हमने उनसे मतलब ये अपना डेवलपमेंट किया, या उन्होंने हमारी सहायता की, हमने उनकी की। किसने की? हमारे भारत ने दूसरों की या दूसरे ने हमारे भारत ने दूसरों की सहायता की, ये तो अच्छी बात है, लेकिन उसके बदले भारत को कितने नुकसान मिले? दलाई लामा को पकड़ के आजा आजा आजा, और उधर चाइना ने क्या बोला, जा 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 जा, हमारे को लेना देना नहीं, दोस्ती तोड़ दी कि तोड़ दी। तो ऐसी कुछ चुनौतियां जो इस पार्ट में दे रखी है। जब अपना देश आज़ाद हुआ था, ठीक है, उस समय भारत के अंतर्राष्ट्रीय विवाद थे, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय विवाद थे। कौन से विवाद? यानी कि दूसरों देशों से संबंधित कोई न कोई दुश्मनी, लड़ाई झगड़ा था ही था। कुछ मैटर अंग्रेजों ने सुलझाए थे, लेकिन चाइना ने क्या बोला था, हम उसको नहीं मानते। जब चीन की से संबंधित अपना युद्ध हुआ था और अंग्रेजों ने सीमा निर्धारण कर दिया था कि ये भाई भारत और चीन की सीमा है, लेकिन जैसे देश आज़ाद हुआ और जब युद्ध हुआ था उस समय चीन ने क्या बोला कि भाई हम नहीं मानते, अंग्रेजों की बात है, हम उसको नहीं मानते। समझी मेरी बात? तो ऐसी बातें भी अपन को देखने को मिलती है। एक जब भारत ऐसी परिस्थितियों में था, चारों तरफ से लोग सुइयां चुबा रहे थे भारत के, उस समय भारत का एक और उद्देश्य था कि भारत से गरीबी को
हटाना। किस प्रकार हम हमारे देश से गरीबी को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। पहले बहुत गरीबी थी, बहुत असाक्षरता थी, अब समय के साथ परिवर्तन हुआ है और आज लोग शिक्षित हुए हैं। ठीक है, आज के समय लड़कियों को पढ़ाया भी जाता है और आगे भी बढ़ाया जाता है और लड़कियों के संबंधित विभिन्न प्रकार की योजनाएं रख रखी है, इसीलिए उनको प्रोत्साहन दिया जाता है कि भाई वो पढ़े। क्योंकि पहले तो मतलब कोई मतलब ही नहीं था पढ़ेगा। तेरे को पता होगा कितने प्रतिशत, 15% लोग शिक्षित थे, बाकी अधिकतर अशिक्षित थे, है ना। ये चीज़ हमने देखी थी। तो आज के समय तो मतलब सभी जगह शिक्षा अच्छे से फैल गई और हर व्यक्ति मतलब शिक्षा ग्रहण कर पा रहा है, क्योंकि निःशुल्क है। अगर कोई प्राइवेट में नहीं जा सकता है तो भी वो क्या करता है, सरकारी में जाकर आराम से फ्री में पढ़ ही लेता है। तो उस समय शिक्षा का अभाव था और उस महत्व को देखते हुए आज के समय में इतने अच्छे अच्छे चेंजेस अपन को देखने को मिले, और वो परिणाम है हमारे देश की स्वतंत्रता के बाद का संघर्ष। ठीक है, और इसमें कांग्रेस से संबंधित कुछ खूबियां भी है, उनके बारे में हम बात करेंगे। इसमें कहीं कहीं कांग्रेस ने बहुत बिगाड़ा है काम, कहीं कहीं सुधारा है। दोनों चीजें मैं आज तेरे को बताऊंगा। भारत ने अपनी विदेशी नीति में अन्य देशों की संप्रभुता का सम्मान करना, शांति कायम करना और देश की सुरक्षा का लक्ष्य रखा। समझी, यानी कि विदेशी नीति यानी कि अपने भारत के विदेशों से संबंध किस प्रकार से होने चाहिए। तो इसके तहत भारत ने मतलब कुछ ऐसी चीज़ें अपनाई जिससे क्या हो कि जो भी दूसरे देश है उनकी जो संप्रभुता है वो बनी रहे, उनका जो संस्कृति सभ्यता बनी रहे, लेकिन वो हमसे क्या रहे, जुड़े रहे, और जो भी नेसेसरी चीज़ें वो एक दूसरे में इन्वॉल्व हो सके। दूसरा, भारत चाहता था कि शांति कायम रहे, यानी कि दो देश आपस में नहीं झगड़े। दो देश आपस में क्या नहीं हो, नहीं झगड़े। लेकिन वो उंगली करेंगे फिर तो हम उनको छोड़ेंगे क्या, नहीं छेड़ेंगे तो हम नहीं छोड़ेंगे, फिर तो कूटेंगे उनको बढ़िया। और ऐसा हुआ भी था। भारत पाकिस्तान का युद्ध याद है? अंतिम समय में क्या हुआ था, 90,000 सैनिकों को पकड़ लिया और लाहौर तक चले गए कि ले आओ, लेकिन अब लड़ो हमसे। तो ऐसी कंडीशन भी अपन को देखने को मिलती है। नेक्स्ट, विकासशील देशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भीतर अपने सरोकारों को पूरा करने के लिए जरूरी संसाधनों का अभाव होता था। उस समय मतलब भारत के पास इतने चीज़ें नहीं थी, इतने संसाधन नहीं थे कि वो अपना प्रॉपरली डेवलपमेंट कर सके, या इतने युद्ध के उपकरण ही नहीं थे कि वो किसी से लड़ सके। लेकिन फिर भी कई कोशिशों के बावजूद ये जो भारत के प्रयास थे वो सफल रहे और अंत में जीत भी अपनी हुई। उसके बाद ये झगड़े होते कम हो गए। आज भी छोटे मोटे आतंकी हमले हो जाते हैं, लेकिन क्या क्या आतंक उसको अंदर भी नहीं घुसने देते, यानी कि सीमा पर इतना पहरा लगा दिया हमने, बॉर्डर पर इतना पहरा लगा दिया है कि वहाँ से कोई घुसपैठिए आ ही नहीं सकता है। और मतलब उधर के इलाकों में कभी कभी मतलब आतंकवादी घुस ही जाते हैं तो उनको ढूंढ ढूंढ के मारते हैं आज के समय। लेकिन उस समय तो क्या ऐसी थी, तेरे को भी पता है, अर्धसैनिक बल लगा रखा था अरुणाचल प्रदेश के आसपास, अक्साई चीन का इलाका याद है कुछ। इसी कारण वहाँ पे क्या हुआ था, हमला हो गया था, क्योंकि नेहरू जी को भरोसा था ये तो अपना दोस्त थे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या सोच रहे थे कि साला चीन की दाल में कुछ न कुछ काला है। लेकिन नेहरू जी इस चीज़ को नहीं समझ पाए। इसके कारण क्या हुआ, मतलब नेहरू जी की बहुत इंसल्ट हुई थी जब चीन ने कब्जा किया था ना भारत पे, अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों पे, अक्साई चीन के इलाके पर। तब तो उस समय नेहरू जी की बहुत इंसल्ट हुई थी कि तुम बहुत प्यार कर रहा था ना उनसे, अब देख ले, अब जा उधर चला जा, तू अब जा उधर चला जा। तो ऐसी कंडीशन हुई थी। ठीक है, फिर तेरे को याद हो तो अपने किताब में आया था संवैधानिक सिद्धांत। क्या होता है बताओ, संवैधानिक सिद्धांत क्या होता है? क्या संवैधानिक सिद्धांत क्या होता है? संविधान में जो सिद्धांत, संवैधानिक सिद्धांत, संविधान के द्वारा जो सिद्धांत निकाले ना है, अरे अनुच्छेद निकाले। संवैधानिक सिद्धांत क्या होता है? हाँ, अनुच्छेद निकाले। अच्छा, कोई अनुच्छेद जो तेरी पाठ में है तेरे को थोड़ा बहुत अच्छा, अनुच्छेद 51 के बारे में पता है, याद है तेरे को? हाँ, क्या है उसमें? अच्छा, मैं बता देता हूँ। अपना भारत का जो संविधान है इसका एक अनुच्छेद है। कौन सा अनुच्छेद है? 51। इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय शांति रखो और सुरक्षा को क्या करो, निरंतर बढ़ावा दो। यानी कि समय के साथ अपनी सुरक्षा क्या करो, बढ़ाओ। क्योंकि सुरक्षा नहीं बढ़ाओगे तो आज ये आंखें दिखा रहे हैं वैसे
अपन किसी के गुलाम नहीं बन जाए वापस दोबारा, ठीक है। लेकिन आज तकनीकी के तो हम गुलाम ही हैं। जो भी कंपनी अपन को सर्विस प्रोवाइड करा रही है उसके पास तो हमारा सारा डेटा है, समझी। तो ये एक तकनीकी के मामले में भी अब धीरे धीरे जो भारत है वो ट्रेंड कर रहा है आजकल, तेरे को पता होगा। मतलब इस साल बहुत सी अच्छी अच्छी न्यूज़ आई है जिसमें भारत खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहा है। मतलब ऐसा कोई नाम मेरे को याद नहीं शायद, लेकिन बना रहा है, जिसमें क्या है कि अपने जो भी सरकारी दफ्तर है जितने भी गवर्नमेंट के, वहाँ पे वो सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे। क्योंकि अभी जैसे अमेरिका का कोई सॉफ्टवेयर, जैसे अपन विंडोज़ यूज़ करते हैं, वो अमेरिका का है, क्या पता वो अपना डेटा चुरा रहा हो और डेटा अमेरिका जा रहा हो। यानी कि अब मैंने बहुत सा डेटा इसमें स्टोर कर रखा है और इस प्रोग्राम पर उसका कंट्रोल है ना। और जैसे अपन किसी की वेबसाइट भी यूज़ कर रहे हैं, जैसे नॉर्मली हम ऐसे कह सकते हैं कि हमने कहीं फॉर्म भरा है, बैंक से संबंधित भी फॉर्म भरा है, तो उसके साथ जानकारी जाती है ना। जैसे तुमने मेरी वेबसाइट पे अकाउंट बना रखा है, मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन है ना। इंस्टाग्राम पे तुम क्या कर रहे हो, कौन सी पोस्ट डाल रखी है, किससे चैट कर रहे हो, इंस्टाग्राम को सारी चीज़ पता है। व्हाट्सएप पे किससे चैट कर रहे हो, क्या कर रखा है, वो तो सारी चीज़ सबको पता है। यानी कि ये कंपनियां जो है, जैसे व्हाट्सएप वाली कंपनी, वो क्या करती है, डेटा बेच के पैसे लेती है। बाकी कैसे कमाती है, और कोई ऑप्शन है क्या उसके पास? नहीं है। कभी ऐड देखे व्हाट्सएप में? ऐड आते ही नहीं आते हैं। आते हैं ना, कभी नहीं आते। वो तो कुछ ऐसे पोस्ट डालता है वो आते हैं। वो तो व्हाट्सएप पे ऐसे व्हाट्सएप स्टेटस आ जाता है। कभी कभी आता है, ऐड नहीं आते। इसका मतलब ऐड से पैसे कमा नहीं रहा तो किससे कमा रहा है? डेटा बेच के। कितनी बड़ी प्राइवेसी लगा ले, डेटा तो बेच रहा है। नॉर्मली क्या होता है, जैसे अपन किसी से बात करते हैं ना, अरे यार मेरे को जूते खरीदने, तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद अपने फ़ोन पे आ जाता है, ये देखिए आपके लिए अच्छे जूते, फिर अपन ऑर्डर कर देते हैं। यानी कि ऑनलाइन अपनी बात उसने सुनी, एडवर्टाइज़र को बता दिया कि ले भाई इसको जूते चाहिए, दिखा, फिर उसने दिखाया और अपन ने ले लिए। ये साइकोलॉजी होती है। ये तेरे को अभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मतलब ये एक तरीका होता है डेटा बेचकर अपना प्रोडक्ट बिकवाने का। फिर कभी इस पर अपन डिटेल में स्टडी करेंगे जब टॉपिक आएगा। डेटा किसे बेचते हैं? अपनी जानकारी, जैसे तू किसी से चैटिंग कर रही है ना, तो उसमें से कोई काम की चीज़, शॉपिंग से संबंधित भी कोई तू का बात कर रही है, तो व्हाट्सएप सुन रहा है, हाँ इसको क्या चाहिए, फिर वो बात किसको बताएगा? उस कंपनी को बताएगा। जूते की बात करेगी तो वो बात जूते वाली कंपनी को बताएगा कि ये लड़की है, इसको मतलब जूते चाहिए यहाँ, तो फिर वो क्या करेगी, व्हाट्सएप किसी भी जूते वाली कंपनी संपर्क करेगा, बोलेगा हमारे पास एक कस्टमर है, तुम अपने जूते बेचना चाहो तो फिर वो तेरी जानकारी इन्फॉर्मेशन उनको देगा, तो वो क्या करेंगे, तेरे फ़ोन पर वो चीज़ शो करवाएंगे जूते से संबंधित, ताकि तो उनको परचेज करे, खरीदे। नहीं समझी? ये चीज़ें बैकएंड में होती है, कभी दिखती नहीं, मैं बताऊंगा फिर, ठीक है। और ये सच बात है, यानी कि इन चीज़ों पे बहुत ही कम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें सिक्योर ही होती है और कुछ अनसिक्योर भी होती है। जैसे किसी वेबसाइट पर जाते हैं, कभी लॉक लगा देखा मिलता है और कभी लॉक नहीं होता है, ऐसी चीज़ें भी अपन को देखने को मिलती है, ठीक है। तो लॉक यानी वेबसाइट सिक्योर होती है और अनलॉक यानी अनसिक्योर होती है। अब हम बात करते हैं गुट निरपेक्षता की नीति की। किसकी बात करें? गुट निरपेक्षता की नीति। अब इसमें सुनना ध्यान से, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का योगदान रहा। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। शीत युद्ध के दौर में जो जितने भी देश थे वो दो खेमों में बढ़ गए थे। कितने खेमों में? दो। पहला जो खेमा था उसका नाम था संयुक्त राज्य अमेरिका, इनके साथ थे छोटे मोटे देश, और दूसरे खेमे का नाम था सोवियत संघ। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? पहले संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा सोवियत संघ। यस। पहला खेमा कौन सा था? संयुक्त राज्य अमेरिका, और दूसरा खेमा कौन सा था? सोवियत संघ। जब ये दो खेमों में बढ़ गया था उस समय परमाणु हथियारों का निर्माण भी शुरू हो गया था। किसका? परमाणु हथियारों का लोग निर्माण मतलब बनाने लग गए थे विभिन्न देश, और उनको लगा जब अपने देश पर कोई संकट आएगा तब हम इसका प्रयोग करेंगे। जैसे अभी तुमने यूक्रेन और रूस के बारे में सुना होगा, अभी युद्ध चल रहा है, नहीं सुना? देखना कभी। क्या यूक्रेन और रूस, उनके बीच अभी युद्ध चल रहा है, 1-2 साल हो गए, कंटिन्यू चल रहा है। दोनों एक दूसरे पर वार कर रहे हैं, मिसाइलें छोड़ रहे हैं, ड्रोन से हमले कर रहे हैं। तो
क्या होगा अगर दोनों देशों के पास परमाणु बम हो और एक दूसरे के ऊपर डाल दें, खत्म हो जाए। दोनों खत्म। हाँ, वो उसको मार देगा, वो उसको मार देगा। तो इसमें क्या होगा, नुकसान तो दोनों ही देशों का हो रहा है ना। नेता जीतकर वापस बैठ जाएंगे, मिल जाएंगे, एक साथ बैठ जाएंगे, लेकिन नुकसान तो लोगों को हो रहा है ना, कि नहीं हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो इसीलिए तेरे को पता होगा बाद में भारत ने भी परमाणु बम का परीक्षण किया था। कहाँ किया था वो भी आएगा। वो वहाँ पे किया था, हम्म। बांगडूम में। हम्म। नहीं, बांगडूम जैसलमेर। अरे वो जैसलमेर। ऐसे कुछ नाम जैसलमेर है, मैं बताऊंगा। था। जैसलमेर में उसका नाम तो ही ना है। मैं बताऊंगा, ठीक है, अभी आएगा तो बता दूंगा। अब बात करते हैं नेहरू जी की। नेहरू जी की क्या भूमिका रही। तो सबसे पहला इनके बारे में तथ्य है वो ये है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री यही थे। क्या नाम था इनका, जवाहरलाल नेहरू, न कि जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। फिर ये जवाहरलाल जो नेहरू थे ये विदेश मंत्री भी रहे। क्या रहे, विदेश मंत्री रहे 1946 से 1964। इसके बीच में इन्होंने भारत की विदेशी नीति की रचना की। किसकी रचना की, भारत की विदेशी नीति की रचना की। अब जब ये विदेशी नीति तैयार कर रहे थे तब इनके उद्देश्य क्या थे, क्यों कर रहे थे, क्या रीज़न था इनके विदेशी नीति बनाने का। तो पहली चीज़ ये सोच रहे थे कि कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना। यानी कि हमने इतनी मुश्किल से हमें जो आज़ादी मिली है ना, इसको क्या करना, बनाए रखना, इसको गंवाना नहीं। यानी कि ऐसा नहीं हो कि फिर कोई अंग्रेजों की जैसा आए और हमें गुलाम बना ले। तो इसके लिए हमें एक मजबूत कदम उठाना पड़ेगा, जिससे क्या है भविष्य में कोई हमें गुलाम नहीं बना सके। उनका दूसरा उद्देश्य था क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। वो चाहते थे कि मतलब लोग सभी मिलजुल कर रहें, एक साथ रहें, मतलब उनमें एकता रहे। ये चीज़ कौन चाहते थे, नेहरू जी। और तीसरी बात क्या चाहते थे, तेज रफ्तार से आर्थिक विकास। तेज रफ्तार से क्या, यानी कि देश का डेवलपमेंट भी गति के साथ होना चाहिए। नेक्स्ट, भारत की दो खेमों से दूरी। अभी हमने दो खेमों की बात की थी। अब किस प्रकार भारत ने इन दोनों खेमों से दूरियां बनाई, यानी कि किसी एक भी खेमे में नहीं मिला था। तो इसी को हम गुट निरपेक्षता की नीति के अंतर्गत मानते हैं। देखना, भारत के विदेशी नीति में शांतिपूर्ण विश्व का सपना था। भारत क्या चाहता था कि विश्व में क्या रहे, शांति रहे, सभी देश मिलजुल कर रहे, झगड़ा नहीं करे। लेकिन वो तो टूट टूट के पड़े, काट काट के खाया, नहीं खाया। दूसरे देशों को, जैसे पाकिस्तान ने अपन को काट काट के नहीं खाया क्या, जम्मू कश्मीर के इलाके को। चाइना उधर काट के खा रहा था अक्साई चीन को, यानी कि टुकड़े कर रहा था, जमीन हड़प रहा था। हाँ, अब समझी, काट काट के जमीन खा रहा था। रोड बना दी उसने कि जब अब इनकी जमीन हमने ले ली, अब देखें आओ हम इसी रोड से आएंगे और इनको उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमले करेंगे। फिर कैसे अपनी जगह लेते हैं, और जगह अपनी ले ली उन्होंने, सड़क उन्होंने बनाई, समझी। तो ऐसी स्थितियां देखने को मिली। लेकिन भारत की एक विशेषता थी, इसने गुट निरपेक्षता की नीति का पालन किया। भाई न तो मैं तेरे साथ आ रहा हूँ, नहीं तेरे साथ आ रहा हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ और तुम दोनों को बोल रहा हूँ भाई तुम मत लड़ो, आराम से मस्त रहो, हम जैसे हम मस्त है तुम भी मस्त रहो, लड़ो मत। ऐसा कॉन्सेप्ट था अपने इंडिया का। भारत अमेरिका सोवियत संघ के अगुवाई वाले सैन्य गठबंधनों को अपने से दूर रखना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि मतलब हम सोवियत संघ से मिले या फिर अमेरिका से मिले, यानी कि वो किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहता था। ये गुट निरपेक्षता की नीति थी। क्योंकि भारत चाहता था कि जो गुट निरपेक्षता की नीति ये आदर्श है, यानी कि इसको जिसने मान लिया उस देश का न तो नुकसान होगा नहीं कोई मतलब फायदा मिलेगा। लेकिन क्या है कि अपनी स्टेबिलिटी, अपना मान सम्मान और अपना देश बचा रहेगा, अर्थव्यवस्था जैसी है वैसी रहेगी। बाकी युद्ध में शामिल हुए तो एक तो बहुत सारे सैनिक मारे जाएंगे, बहुत सारे मतलब रक्षा से संबंधित बहुत सारे उपकरण चाहिए। तो इसीलिए भारत ने ये नीति अपनाई और बचा रहा उस समय। 1956 में ब्रिटेन ने स्वेज नहर के मामले को लेकर मिस्र पर आक्रमण किया। सुनना, कब की बात है, 1956 की। अब ब्रिटेन ने मिस्र पर हमला कर दिया। किसने, ब्रिटेन ने मिस्र पर हमला कर दिया।
अब किसके लिए किया? इस स्वेज नहर से संबंधित उनका विवाद हो गया था, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया था, है ना, स्वेज नहर से संबंधित, मतलब पानी की समस्या हुई थी, औरतों की समस्या हो नहीं सकती है। तो भारत ने इस नाम से औपनिवेशिक हमले के विरुद्ध विश्वव्यापी विरोध किया। भारत ने मतलब विरोध किया था, खुलकर तो नहीं किया था लेकिन विरोध किया था। ऐसे क्या था कि भाई ऐसे मत झगड़ो, तुम ये करो वो करो, मतलब कुछ एक पॉजिटिव लाइन बोल के छोड़ दी थी, किसी का साथ नहीं मिला था, ठीक है। खुलकर उसने अपनी राय रख दी कि ये मेरी राय है, बाकी तुम तुम्हारी मर्जी हो जाओ करो। जब पाकिस्तान अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन में शामिल हुआ तब भारत और अमेरिकी संबंधों में क्या हुई थी? खटास पैदा हुई थी, ठीक है। आया समझ में कि नहीं आया? पाकिस्तान अमेरिकी जो सेना थी उनके गठबंधनों में मिला, दो खेमे में देश बैठा था ना, तो पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिल गया था। उसने देखा साला ये भविष्य में हमारा काम आएगा, तो फिर भारत ने भी सोवियत संघ से 20 साल के लिए एक संधि कर ली थी कि 20 वर्ष तक हमारे जरूरत पड़ेगी सोवियत संघ आ जाएगा। ऐसा हुआ था? हाँ, अभी बात करेंगे उसकी। अमेरिका सोवियत संघ से भारत की बढ़ती दोस्ती को लेकर भी नाराज था। अमेरिका ऐसे सोच रहा था कि ये भारत हमसे तो मिल ही नहीं रहा है, कोई बात नहीं, गुटनिरपेक्ष रहना चाहता है, लेकिन सोवियत संघ से दोस्ती क्यों कर रहा है? इस बात पे अमेरिका नाराज था कि भाई हमारी तरफ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, उनकी तरफ मत जा, ऐसे बोल रहा था कि तुम गुटनिरपेक्षता को आदर्श मान रहे हो तो मानो ना, उसके पास क्यों मिल रहे हो? लेकिन किसी न किसी का फ्रेंड तो होने चाहिए ना, अपन दुश्मन थोड़ी बनाना है। दोस्त बना रहे अपन तो दोस्त बना रहे थे सोवियत संघ को, है ना। भारत ने नियोजित विकास की रणनीति बनाई, यानी कि भारत उस दूसरे देश तो आपस में लड़ रहे झगड़ रहे थे, लेकिन भारत ये चाहता था कि किस प्रकार अपना डेवलपमेंट किया जाए। और तेरे को पता है पंचवर्षीय योजनाएं चली थी, वो इसका एक अच्छा उदाहरण है कि उस समय भारत क्या चाहता था कि सिर्फ डेवलपमेंट हो, अपना देश क्या हो, विकासशील की श्रेणी में और आगे बढ़े, धीरे 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 अच्छा विकसित हो। भारत ने इस नीति में आयात को कम करने पर जोर दिया। मतलब सुनियोजित अगर विकास करना है तो भारत ने क्या सोचा कि अब हम कोई चीज़ बाहर से नहीं मंगवाएंगे, खुद डेवलप करेंगे। खुद डेवलप करेंगे तो अपने यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और सारे लोग क्या होंगे, आगे बढ़ेंगे। ये बात हुई थी, ठीक है। अब बात करते हैं एफ्रो एशियाई एकता, इसके बारे में क्या जानती है? तेरे लिए प्रश्न है, एफ्रो एशियाई एकता बताओ, फिर मैं बताऊंगा, जल्दी बताओ। कुछ नहीं आता, बता दो। ये प्रश्न आएगा, एफ्रो एशियाई एकता पर संक्षेप में बताइए, तो क्या बताएगी? एफ्रो एशियाई एकता पर संक्षेप में जानकारी दीजिए या लेख लिखिए। मेरे को आता है तो बताऊं। हाँ, इसमें क्या है, बांगडुंग सम्मेलन हुआ, इसमें गुटनिरपेक्षता का जन्म हुआ, यहीं से ये गुटनिरपेक्षता की शुरुआत हुई। ठीक, मैं व्यवस्थित बता दूं तो व्यवस्थित ही लिखना है। जवाहरलाल नेहरू के समय भारत ने एशिया और अफ्रीका के 9 स्वतंत्र देशों के साथ संपर्क बनाए। देखो, एक तो बोल रहा है एशिया, दूसरा क्या बोल रहा है, अफ्रीका। एशिया और अफ्रीका ये भी देश कभी इनमें, इनके जितने भी देश हैं ना, वो भी कभी न कभी गुलाम रहे। एशिया में अपना भारत आता ही है, तो यहाँ के जितने भी देश हैं और अफ्रीका में भी जितने भी देश हैं जो नए नए स्वतंत्र हुए थे, उनसे भारत दोस्ती बढ़ा रहा था। क्या कर रहा था? दोस्ती बढ़ा रहा था। ये सीधी सी बात है। फिर सुनना, 1940 से 1950 के दशक में नेहरू बड़े मुखर स्वर में एशियाई एकता की पैरोकारी करते थे। वो बोलते थे कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, ये अच्छे लोग हैं, इनसे दोस्ती करो, हमारा डेवलपमेंट बढ़ेगा, ये हमारे मौके पर मदद करेंगे। ऐसे मतलब अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करते थे। कौन? नेहरू जी, यानी दूसरे देशों की बढ़ाई करते थे। ये सीधी सी बात। भारत में मार्च 1947 में एशियाई संबंध सम्मेलन इन्होंने क्या किया था? आयोजित कर दिया था। किसने? यानी कि कब की बात है? मार्च 1947 की। अगस्त में अपना देश आज़ाद हुआ था, तो इन्होंने 5 महीने पहले ही उनको बुला लिया, आ जाओ, नाश्ता पानी करते हैं आराम से, आप भी आना, हम आपका मान सम्मान करेंगे, आपको फूल माला पहनाएंगे। नाश्ता पानी कैसे करेंगे? हाँ, तो ही बुला दिया उनको। अंग्रेजों ने आना दिया। अंग्रेजों ने आना दिया। उस समय तो अंग्रेज मदद कर रहे थे देश को आज़ाद कराने में। क्यों? मजबूर हो गए थे अंग्रेज, मजबूर हो गए थे क्योंकि इंग्लैंड में वहाँ पे क्रांति हुई थी शायद, इसी कुछ
इसलिए वो उधर चले गए। तो लेकिन हम ये चाहते थे कि एक बार हमको व्यवस्थित कर लो, तुम छोड़, इतने दिन तो हम उसके गुलाम रहे, ठीक है। अब और उन्होंने मतलब शासन अच्छा चलाया अंग्रेजों ने, यानी कि हमारी बहुत बचाई। लेकिन अब अपन में सब डेल डपोड़ कि मतलब इतने अपन निर्बल कमज़ोर हो चुके थे। तो फिर उन्होंने ही मतलब एक ऐसा बेस्ट सजेशन दिया, और अपने संविधान निर्माण तो वैसे अपन ने किया था, लेकिन वहाँ के बहुत सारे नियम कानून थे उनको हटाया, और फिर मतलब एक यानी कि एक बेस्ट तरीके से वो अपन को छोड़ के गए, गलत तरीके से छोड़ के नहीं गए, समझी ना। तो झगड़ा है कि क्या? नहीं, उन्होंने अपना 200 साल तक खूब दाब के शासन कर लिया, ठीक है ना। तो फिर जाते वक्त उन्होंने मतलब बहुत सी हेल्प की थी, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ के लोगों से परेशान हो चुके, क्योंकि लोगों ने बहुत जन संघर्ष किया था, तेरे को भी पता है ना। बहुत लोगों ने 1857 की क्रांति से ही लोग बहुत संघर्ष, बहुत आंदोलन किए थे, ठीक है। तो इससे वो परेशान भी हो गए थे और उधर क्रांति हुई थी, वो चले गए थे। बाकी आज भी हमारी स्थिति इतनी अच्छी थोड़ी होती है अगर वो नहीं जाते थे। धीरे धीरे उनके मतलब जड़ें जो है वो कमज़ोर हो गई थी, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। भारत में इंडोनेशिया की आज़ादी के लिए भी अच्छा प्रयास किया, यानी कि इंडोनेशिया की आज़ादी के लिए भारत ने मदद की थी उसकी, ठीक है। संघर्ष किया था, मतलब आंदोलन करवाए थे उधर बहुत सारे, और सहयोग किया था, साथ खड़ा था। भारत ने दक्षिण अफ्रीका में जारी रंग भेद का भी विरोध किया, कि रंग के आधार पर लोगों को बांटा गया था ना, श्वेतन, काले, गोरे। अरे हाँ, तो उसका भी भारत ने क्या किया था, विरोध किया था। बोला रंग के आधार पर आप लोगों को पृथक पृथक नहीं बांट सकते हो। और कुछ नेहरू जी गए थे ना उधर, उनका रंग भेद किया था इसलिए। यस, आगे बताओ। एफ्रो एशियाई सम्मेलन कब हुआ था? 1955 में। कहाँ पे हुआ था? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया का कौन सा शहर? बाडुंग। कौन सा शहर? बाडुंग। इसीलिए इसको किस सम्मेलन के नाम से जाना जाता है? बाडुंग सम्मेलन। और ये एक ऐसा सम्मेलन था जिसमें किसका प्रारंभ हुआ था? गुट निरपेक्ष आंदोलन का। और कोई पूछता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ, तो क्या बताना है? बेलग्रेड में हुआ था। और कब हुआ था? सितंबर 1961 में। क्लियर? आया समझ में? बहुत अच्छे नोट्स हैं, इनको जिसने पढ़ लिया उसके मास्टर चाहकर भी नंबर नहीं काट सकता है। बस यही से जो पूछा है वही लिखना है। उल्टे पुल्टे लिखे तो नंबर उड़ेंगे, इसके लिए नोट्स को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। बाकी बहुत ही आसान है, बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे, सरल सरल लाइनें। अब बात करते हैं चीन के साथ शांति और संघर्ष, यानी कि चीन के साथ किस प्रकार मतलब शांति रही और उसके बाद किस प्रकार हमने चीन से संघर्ष किया। 1949 में चीनी क्रांति हुई थी। कौन सी क्रांति? चीनी क्रांति। चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने वाले पहले देश में से एक देश, जिसका नाम क्या है? भारत। यानी कि चीन की जो कम्युनिस्ट सरकार थी उसको मान्यता किसने दी थी? भारत। एक तरफ नेहरू जी ये सोच रहे थे कि भारत पर चीन कभी हमला नहीं करेगा, दूसरी तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या सोच रहे थे कि चीन भारत पर हमला करने वाला है। उनको आशंका थी कि हाँ ये साले नेहरू जी तो भरोसा नहीं कर रहे, लेकिन मेरे को पता है ये चीन हमला जरूर करेगा। लेकिन नेहरू जी तो वहाँ प्रेम में पागल थे, पता नहीं क्या हुआ उनको, तो ये मतलब जो चीन था उस चीन के इरादे को नहीं समझ पाए। फिर बात करते हैं पंचशील घोषणा, ठीक है। पंचशील घोषणा की यदि बात करें तो ये किस के बीच हुई थी? अपने भारत के प्रधानमंत्री क्या नाम था? नेहरू जी। और चीन के प्रमुख को क्या नाम था उनका? चाओ एंड लाई। इन दोनों ने मिलकर कौन सा समझौता कर लिया या कौन सी घोषणा कर ली? पंचशील की घोषणा कर ली। और यहाँ पे एक कागज लेके आ गए और 29 अप्रैल 1954 को उस पर क्या कर दिए? साइन कर दिए। और दोस्ती इतनी बढ़ गई कि नेहरू जी वहाँ जाते, नेहरू जी को माला पहराते, बाइटिया करते, जिमाते, मजे लेते, भीड़ इकट्ठी होती। वापस चाओ एंड लाई इधर आता है ना, चाओ एंड लाई को चाय पिलाते, समोसे खिलाते, यानी कि फुल मजे लेते उसके साथ। और यहाँ भी लोग इकट्ठे होते, माला वाला पहराते। कुल मिलाकर बहुत सारा प्रेम भाव था इनके बीच, ठीक है। तो ये इस प्रकार की चीजें अपन को देखने को मिली। अब फिर आया लामा। कौन आया? कौन आया? क्या? फिर आया लामा। कौन आया? दलाई लामा। अब बात करते हैं लामा क्या है? चीन का आक्रमण।
किसका आक्रमण? चीन का कब हुआ था? 1962 1962 में चीन का आक्रमण हुआ था। अब 1950 की बात करें तो 1950 में चीन ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया। किस पे? तिब्बत तिब्बत पे। करेक्ट है? ये कहाँ पे तिब्बत? है ये बीच में अपने भारत और चीन के बीच में है ना। अब ये आधिकारिक रूप से उसी का हिस्सा है। सुनना आगे, किताब में ज़्यादा ध्यान मत दे, मैं बोल रहा हूँ उसको याद कर ले, सारा समझ आ जाएगा। क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल से निकाले नोट्स, बहुत टाइम लगता है, एक एक लाइन ढूंढ ढूंढ के निकालनी पड़ती है, पूरी किताब को छान मारना पड़ता है। ठीक है, सुनना। भारत सरकार ने खुलकर इसका विरोध नहीं किया। अब दोनों देश आपस में लड़ रहे हैं, वो उसको कब्जा कर रहा है। जैसे पाकिस्तान पे अमेरिका कब्जा कर लेता है, अपने क्या काम, अपन तो इधर नाड़ेंगे करता रहे, मेरे को तो पता ही नहीं है भाई किसने किया कब्जा, मेरे को जानते ही नहीं। ऐसी कंडीशन थी उस समय। तो मतलब उस समय भारत ने इग्नोर कर दिया था, तिब्बत भी किया, अपन पे थोड़ी किया है। यानी खुल पर विरोध नहीं किया था, यानी कि सामने आके विरोध नहीं किया था, चीन तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, ऐसे किसी देश को नहीं हड़प सकते हो, ये विरोध भारत ने नहीं किया था। ठीक है, नहीं किया तो अच्छी बात है। लेकिन क्या हुआ, वहाँ का एक नेता था। कौन सा नेता? धार्मिक नेता। नेता का नाम क्या था? दलाई लामा। इसने बोला कि मेरे को रख लो, मैं आपके यहाँ आना चाहता हूँ, मेरे को ये बाकी ये चीन मेरे को मार देगा। ठीक है ना। तो फिर भारत ने क्या किया, 1959 में उसको बोला कि वारे आजा, हम रख लेंगे तेरे को तो। ठीक है, इतनी सी बात हुई। अब उसको तो रख लिया दलाई लामा को। अब दलाई लामा के साथ चीन क्या सोच रहा था कि भारत सरकार, जो भारत की जो सरकार है, वो अनारोधी तौर पर चीन की विरोधी गतिविधियों को क्या दे रही है? हवा दे रही है। हम इसको मारना चाहते हैं, इसको पकड़ना चाहते हैं, और तुम क्या कर रहे हो? उसको शरण दे रहे हो, इसको बचा रहे हो। तुम ऐसा मत करो, हमारे अंदर का मामला है, हम संभाल लेंगे। ये नहीं मानेगा, इसको कूट कूट के हाँ करवा देंगे, सही नहीं करा देंगे, अपने तिब्बत को अपने अंडर में ले लेंगे। लेकिन तुम इसको अपने देश में मत घुसाओ, बाकी अपने दोस्ती खराब हो जाएगी। ठीक है, ये बात किसने बोल दी? चीन ने बोली थी। ठीक है। तो फिर भारत और चीन के बीच सीमा विवाद भी शुरू हो गया। अब उसने भारत के लिए नया माहौल छेड़ दिया कि नहीं, हम अंग्रेजों के समय की जो सीमा निर्धारण है उसको नहीं मानेंगे। चीन ने बोला कि मतलब अब दोबारा हम, मतलब हमारे तो और जगह आ रही है तुम्हारे अंदर, हमको तो चाहिए वो जगह। यानी कि वो तिब्बत को तो ले लिया अंडर में, लेकिन अब भारत को लेना चाहता है। ऐसी कंडीशन यहाँ पे बन गई थी। यानी कि चीन हमारी बातों को समझने को तैयार नहीं था। ऐसे नहीं चलो भारत की बात तो मान ले, लेकिन मानी नहीं। उस समय उसने भारत की बात को नहीं माना। चीन ने जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाले हिस्से, सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चीन ने जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाले हिस्से, अक्साई चीन, लद्दाख वाला हिस्सा कौन सा है? अक्साई चीन। और दूसरा है अरुणाचल प्रदेश। पहला कौन सा हिस्सा है? लद्दाख वाला हिस्सा, जिसको किसके नाम से जानते हैं? अक्साई चीन। और दूसरा अरुणाचल प्रदेश। इन दोनों के अधिकांश इलाकों पर कब्जा कर लिया, सेना को भेज दिया, और धीरे धीरे अपनी जगह को सेना क्या करने लगी? हड़पने लगी। अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में एक स्टेटमेंट आया है कि उस समय अरुणाचल प्रदेश को किस नाम से जानते थे? नेफा। किसके नाम से? नेफा। अब तेरे को कोई पूछे नेफा क्या होता है, तो बोलना पहले उत्तरा, मतलब अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम याद रह जाएगा। एक और नाम है इसका, क्या नाम है? पूर्वी सीमांत, उत्तर पूर्वी सीमांत। क्या नाम है? उत्तर पूर्वी सीमांत। याद हो गया? अच्छा, अरुणाचल प्रदेश के दोनों नाम बताओ पुराने। एक मिनट बाद बस बताओ, ये कहाँ पे? नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल से मिला मेरे को। हाँ, एक का नेफा, एक उत्तर पूर्वी सीमांत। यस, किसके नाम है? ये अरुणाचल प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश के नाम। हो गया याद? ठीक है। फिर बात करते हैं 1957 से 1959 इन सालों में। सुनना, जो चीन था उसने अक्साई चीन के इलाकों पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया था। दोनों देशों की सीमाओं पर कई बार झड़प हुई, धक्का मुक्की हो गई थी छोटी मोटी। फिर चीन ने अक्टूबर 1962 में, कब? अक्टूबर 1980। हाँ, विवादित क्षेत्र पर बड़ी तेजी से तथा व्यापक स्तर पर क्या किए? हमले किए। 1962 में ये जो युद्ध था ये बहुत ही तेज हो गया था। ठीक है, इसने पहला हमला किया था जो 1 सप्ताह तक चला था। कितनी देर तक? 1 सप्ताह। चीन की सेना जो थी, कौन? चीन की सेना, उसने अरुणाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण इलाकों पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया।
फिर बात करते हैं नवंबर 1962 की। ठीक है, नवंबर 1962 में क्या हुआ था, चीन ने दूसरा हमला किया जिसमें लद्दाख से लगे पश्चिमी मोर्चे पर चीन की बढ़त को भारतीय सेना ने रोकी, लेकिन पूर्व में असम के मैदानी इलाकों में प्रवेश द्वार तक चीन ने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। लद्दाख के इधर तो सेना लगा रखी थी और सेना चीन को रोक रही थी हम मतलब जगह हड़पने से, लेकिन उन्होंने दिमाग लगाया, वो कहाँ चले गए, असम के मैदानी इलाकों में, तो उधर से भी वो घुस गए और वहां की जगह पर भी क्या करने लग गए, कब्जा करने लग गए। अब इस मामले को तो निपटाना पड़ेगा, बाकी लड़ाई तो रुकने वाली है नहीं है, तो इसको निपटाने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन दोनों से मदद मांगी। किसने, भारत ने। अमेरिका को बोला कि यार आजा, इसको समझा दे, मान नहीं रहा है साला, और ब्रिटेन को भी बोला थोड़ी बहुत सेना तुम भी भेज दो, ये मान नहीं रहा है, ये इधर घुस रहा है, इधर रोक रहे, इधर घुस रहा है, इधर रोक रहे, इधर घुस रहा है, तुम इलाज करो, नहीं तो हम इसका निपटारा कर देंगे, ध्यान रखना। ऐसी बात हो रही थी उस समय। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमले के बाद देश का राजनीतिक मानस क्या हुआ, बदलने लगा, क्योंकि अब नेहरू जी के प्रति थोड़ा सा मतलब मूड खराब हो गया था, क्या है रे, इसको क्या प्रधानमंत्री बनाया, इसने मामला बिगाड़ दिया है अपना, ऐसी बातें लोग कर रहे थे। फिर मणिपुर और त्रिपुरा, ठीक है, ये केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे निर्वाचन का अधिकार इनको दे दिया कि तुम भी क्या कर सकते हो, अपना जो है उनको चुन सकते हो। तो ये बात हो गई अपने चीन के संदर्भ में। अब बात करते हैं अपना प्यारा दुलारा भारत वर्सेस पाकिस्तान। ठीक है, बिल्कुल नहीं है पाकिस्तान। इनके बीच क्या हुआ, पाकिस्तान प्यारा कहाँ पे? नहीं, हमारा प्यारा भारत और धूर्त पाकिस्तान। ठीक है, ये जनता है। यस, 1947 में कश्मीर में भारत और पाकिस्तान की जो सेना थी, कौन, उसके बीच छोटे मोटे युद्ध होते रहते थे, मतलब छोटी मोटी खेल खिलाड़ी चलते रहते थे, मतलब अंगुली करते हैं खाते हैं मार, अंगुली करते हैं खाते हैं मार, या हम भी खिला देते हैं हमें ही खिला देते हैं, ऐसा छोटा मोटा चलता रहता था। और इससे उसके नुकसान नहीं, हमारे नहीं है ना, कभी किसी के चूंटे पड़ते उसको मजा आता है, हम वही हमारा पड़ता है, मतलब ज़्यादा कुछ लगा लुगी नहीं होती है ना, एक तो हाथ पैर तोड़ दे वो मुश्किल क्रिटिकल कंडीशन होती है, लेकिन छोटी मोटी यहाँ पे मतलब होती रहती थी। फिर अपने एक दिक्कत थी कि मतलब जो हमारी एक नदी थी, कौन सी नदी थी, कोई सी भी नदी मान सकते हैं, सिंधु नदी। हाँ, सिंधु नदी जो थी, इसमें क्या है कि जल का बंटवारा करना था, थोड़ा जल पाकिस्तान में भेजना था, थोड़ा यहाँ रखना था। सारा इधर ले आते तो वो सारा तिरिया मर जाता, पानी की जरूरत पड़ती उसको। तो फिर विश्व बैंक बीच में रहा और उसने बोला कि इतना जल तुम्हारे आ जाएगा, इतना तुम्हारे आ जाएगा। और ये बात पाकिस्तान ने मान ली, हम नहीं मान ली, हम नहीं मानते, तिरिया मरता। हम बोलता कि नहीं, हम क्यों जाने दे भाई, हमारे अंदर से आ रही, नदी से जाएगी। तो फिर भी क्या हुआ कि उसको थोड़ा दिया, ले रहे, तिरिया मर जाएगा तुम, बिल्कुल। तो ये कंडीशन यहाँ पर देखने को मिली थी। तो ये विवाद तो सुलझ गया भाई, सिंधु नदी का विवाद तो क्या हुआ, सुलझ गया। फिर ये विवाद, इसको जो सुलझाया गया था, उस समय एक संधि हुई थी, जल संधि, है ना, जिसका नाम था सिंधु नदी जल संधि। ये संधि कब हुई थी, 1960 में। और इस संधि पर साइन किस किस ने किए थे, एक तो नेहरू जी ने, दूसरा जनरल अयूब खान, इन दोनों ने उस पर साइन करके बोल दिया भाई ले, इतना तो ले लेना पानी, इतना हमारी आने देना, नहीं तो हम तेरे मर जाएंगे। ऐसी बात हुई थी। फिर बात करते हैं 1965 में, कब, 1965 में किस किस के बीच युद्ध हुआ था, अपना प्यारा भारत और धूर्त पाकिस्तान। कब हुआ था, 1965 में। अब ये जो युद्ध हुआ था, उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। फिर अपन बात करते हैं अप्रैल 1965 की। तो इधर तो हमने मतलब काम अच्छा कर दिया था जम्मू कश्मीर की तरफ, लेकिन साला वो उधर से घुसा, कहाँ से, गुजरात से। गुजरात के कच्छ का जो रन है, वहाँ पर उन्होंने बोला भाई ये जगह क्या है, हमारी। उधर चीन बोल रहा है ये जगह किसकी, हमारी। तो अपना कुछ यही नहीं है क्या है? वो भले हम बोलते थे हाँ वाले तेरी ले ले, 10 दिन बाद वापस बोलता नहीं ये भी हमारी है। ऐसे को तो इलाज करना पड़ेगा ना। किया इलाज, बहुत मस्त किया, 90,000 सैनिकों को पकड़ लिया, है ना, क्योंकि ज़्यादा परेशान नहीं किया था, लेकिन बाद में क्या ज़्यादा ही दादागिरी लगा रहे थे तो मामला निपटा दिया।
फिर बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्ताक्षर से ये जो लड़ाई थी 1965 की, ये क्या हुई थी, समाप्त हुई थी। उसने सीमा निर्धारण कर दिया था कि भाई तुम आपस में अब मत झगड़ो और मैंने फैसला दे दिया, इसको मान लो। मान लिया, प्रॉब्लम खत्म। ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री जिनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री, और पाकिस्तान का जो था जनरल अयूब खान। इसका साइलेंट कर दें, साइलेंट कर दें, साइलेंट कर दें फोन को, क्योंकि फोन चलेगा तो हम कैसे चलेंगे। यस, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री, और पाकिस्तान का जनरल कौन था, जनरल अयूब खान। अब इन दोनों के बीच कब, 1966 कौन सा समझौता हुआ था, 66 में कब हुआ? हाँ 66 में ताशकंद समझौता। किसके बीच, जनरल अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री। बहुत अच्छा। कब हुआ था, 1966। याद रह जाएगा। ठीक है। अब इसके बीच में कौन रहा, सोवियत संघ। सोवियत संघ ने बोला कि तुम दोनों मिलकर कर लो समझौता, मैं तुम्हारे बीच खड़ा हूँ। अगर इसने पाकिस्तान ने ज़्यादा होशियारी लगाई तो मैं हूँ, और तुम लगाओगे तो भी मैं हूँ, मैं तुम्हारे बीच हूँ। ठीक है। क्योंकि अपन अब इससे संबंधित कोई भी झगड़ा होता है तो अपन किसके पास जाएंगे, सोवियत संघ के पास, कि देख लो ये मान नहीं रहा है, तुम या तो तुम इसको समझा दे, नहीं तो मैं समझाता हूँ। तो ऐसी बातें कुछ यहाँ पर हुई। अब अपना एक और युद्ध बचता है, बांग्लादेश युद्ध। कौन सा देश, नहीं, हिम्मत रख, हिम्मत नहीं हार। बाकी मैं कोर्स फरवरी तक कराऊंगा, मेरे कोई परेशानी नहीं। देखना 9th के कोर्स जाएगा, 9th के कोर्स फरवरी तक जाएगा, कोई बात नहीं। रिवीजन नहीं करेगा, कोई बात नहीं। अपने क्या है, सर्दी की छुट्टियों में पढ़ेंगे ना, तब मजा आएगा उनको, ठंड में ठिठुरते हुए। बाकी अभी पढ़ लो, समय है, अपने सिलेबस टाइम पे हो जाएगा तो रिलीफ रहेगी उस समय। बाकी ये अभी दौड़ते फिर रहे ना, उस समय देखना वैसे धूजेंगे, धूजते धूजते आएंगे, सुबह का टाइम रहेगा उनके मॉर्निंग में, समझी। अपन को तो सहूलियत मिल सकती है, क्योंकि क्या है कि कम टाइम में भी हम हैंडल कर लेंगे। अब बात करते हैं बांग्लादेश युद्ध की। किसकी, यस, बांग्लादेश 1970 की बात है। कब की, पाकिस्तान के सामने गहरा अंदरूनी संकट आ गया, यानी कि अंदर की बात थी, घर घर की बात थी। एक तो था पश्चिमी पाकिस्तान, एक था पूर्वी पाकिस्तान, दोनों के मामला जम नहीं रहा था। ठीक है। अब पाकिस्तान के पहले आम चुनाव जब हुए थे तो एक खंडित जनादेश आया था। खंडित यानी जनादेश तो आया था, लेकिन वो खंडित था, पूरी तरीके से उसमें एक्सप्लेन नहीं कर रखा था। ठीक है, नहीं कर रखा है, कोई बात नहीं। तो फिर पश्चिमी जो पाकिस्तान था, कौन सा पाकिस्तान, तो वहाँ कौन जीता, जुल्फिकार अली भुट्टो, ये जीत गया। ठीक है। और पूर्वी पाकिस्तान जो था, यहाँ पे कौन जीता, मुजीबुर रहमान, ये जीत गया था। अब इसकी पार्टी कौन सी थी, आवामी लीग, आवामी लीग जीत गई। ठीक है। पश्चिमी पाकिस्तान की बात कर ली, पूर्वी पाकिस्तान की बात भी कर ली। ठीक है। अब इनके बारे में डिटेल स्टडी कर लेते हैं। अब ये पाकिस्तान वाले ऐसा सोच रहे थे कि एक परिसंघ बनाए। क्या बनाए, परिसंघ। लेकिन पाकिस्तान इसके लिए राजी नहीं था। कौन, पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान परिसंघ बनाने की मांग कर रहा था, है ना। तो पश्चिमी पाकिस्तान कर रहा था, अच्छा, पश्चिमी, पूर्वी नहीं मान रहा था। पूर्वी नहीं मान रहा था। क्या बोल रहा था कि परिसंघ नहीं बनाएंगे, परिसंघ नहीं। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि मतलब दोनों इधर भी जीत गया, इधर भी जीत गया, लेकिन दोनों की सहमति नहीं थी। अब दोनों ही जीते हैं, दोनों की सहमति अगर नहीं बन रही है तो फिर मतलब शासन नहीं चल सकता है ना। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन हुई थी। पाकिस्तान की जो सेना थी, है ना, 1971 में शेख मुजीब को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, और पूरे पाकिस्तान के लोगों पर जुल्म शुरू कर दिए कि लो अब तुम खाओ, जर पे मान नहीं रहे हो हमारी बात। तो उनकी बढ़िया जामत की और उसको ही पकड़ लिया, लो अब तुम्हारा जो जीता वो कहाँ है, जेल में। ठीक है। मतलब दादागिरी लगा रहे थे। तो इस प्रकार पूर्वी पाकिस्तान में आज़ाद होने के लिए संघर्ष शुरू कर दिया। बोला कि मतलब पूर्वी पाकिस्तान ने बोल दिया कि भाई हमें तेरे साथ नहीं रहने, हम अपना स्वतंत्र देश बना लेंगे। ठीक है। और उसने संघर्ष शुरू कर दिया। तो फिर इस प्रकार
एक नए देश के रूप में किसकी स्थापना हो गई थी? बांग्लादेश। बांग्लादेश की। अब बात करते हैं 1971 की। 1971 में पूरे साल भारत को 80 लाख शरणार्थियों का बोझ क्या करना पड़ा? वहन करना पड़ा। यानी कि वो पूर्वी पाकिस्तान से घुस उधर मारते, उधर से मार खाकर इधर आ जाते, अंदर घुस जाते। पहले तो उसको दलाई लामा को शरण दी, जो वो चाइना दौड़ गया, इधर भी मेरा, इधर भी मेरा। अब पाकिस्तान ने मतलब लिया कुछ नहीं है, वो ऐसे बोल रहा था, क्योंकि वो तो पहले से जमीन हड़प में लगा हुआ था। वो ऐसे बोल रहा था कि भारत क्या कर रहा है, हमारे अनुरूधी मामलों में क्या दे रहा है, दखल दे रहा है। हाँ तो ऐसा मत कर, तुम हमें तोड़ने की कोशिश मत कर, ऐसा सिर्फ बोल रहा था, क्योंकि हो उससे कुछ नहीं रहा था। तो फिर भारत ने बांग्लादेश की काफ़ी मदद की थी उसको आज़ादी दिलाने में, और मतलब समर्थन भी दिया था बहुत सारा। भारत ने पाकिस्तान को अमेरिका और चीन ने मदद की थी, ठीक है, अमेरिका और चीन ने पाकिस्तान की मदद की थी। भारत में सोवियत संघ के साथ 1971 में शांति और मित्रता की एक 20 वर्षीय संधि पर दस्तखत कर दिए। यानी कि भारत जो था इसने सोवियत संघ से दोस्ती कर ली थी और बोला कि भाई 20 साल तक अगर ये पाकिस्तान है, चीन है, हमारे पे हमला करता है तो तू आ जाना चुपके से, यानी इनको हम मिलके क्या कर लेंगे, संभाल लेंगे, निपटा देंगे, उठा लेंगे। ये बात किसने की थी? भारत ने। किससे? हाँ, 20 साल के लिए की थी। 20 साल के लिए, क्योंकि भारत सोच रहा था कि 20 साल में तो अपन मतलब न्यू डेवलपमेंट कर लेंगे, तब तक तो 20 साल तक रुक जाएंगे, तब तक तो क्या होगा, अपन बहुत आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, ऐसी बात हुई थी। फिर इस प्रकार भारत को इस बात का आश्वासन मिला कि हमला होने की सूरत में सोवियत संघ भारत की क्या करेगा, मदद करेगा। नेक्स्ट नहीं, मैं तो पूरा लेसन पढ़ाऊंगा। 1971 की बात है। कब की बात है? 1971 के दिसंबर में भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध हो गया था, और युद्ध थोड़े बड़े लेवल पर हुआ था। अब अपनी जो सेना थी वो तो जम्मू कश्मीर की तरफ उनको संभाल रही थी, घुसपैठियों को। इधर साले हेलीकॉप्टर लेके आए, ठीक है, लड़ाकू विमान लेके आए, जो अपने राजस्थान पे, पंजाब पे बम बरसा रहे। भाई बम बरसाने से क्या होगा? ऐसे तो क्या तुम जगह थोड़ी हड़प सकते हो? हम भी पत्थर मारेंगे सालों के, तुम लड़ाकू विमान उड़ाओगे, हम भी पत्थर मारेंगे, हम कम थोड़ी है, ठीक है। तो फिर भारत ने अपनी वायुसेना, सुनना, नौसेना और थल सेना के बल पर क्या किया था? पश्चिमी और पूर्वी मोर्चे पर कार्रवाई की। वो हमला कर रहे थे तो हम भी मामला रफू दफू साथ साथ करते जा रहे थे। वो लड़ाकू विमान लेके आ रहे थे, हम भी उनको ठोक रहे थे अच्छे से। और तेरे को पता होगा, जब भी जैसलमेर जाए ना, वहाँ पे एक म्यूजियम है, वॉर म्यूजियम, उसमें जाना, वहाँ पे पाकिस्तान के टैंक पड़े हुए हैं। हाँ टैंक नहीं, वो टैंकर वाले नहीं, वो जो तुमने देखा होगा तोप जैसे नहीं होते हैं, आगे लंबी सी मतलब पाइप जैसी लगी होती है, उसमें से गोले छोड़े जाते हैं वो। अब उन पे पाकिस्तान का झंडा लग रहा है, लेकिन उल्टा लग रहा है। जैसे पाकिस्तान के झंडे में क्या है, चांद है, उसमें सितारा, लेकिन उस टैंक पर झंडे को उल्टा कर दिया है, चांद ऊपर हो गया, सितारा नीचे हो गया। यानी कि वो ये दिखा रहा है कि पाकिस्तान की हार हुई थी। क्या दिखा रहा है? हार हुई। जैसलमेर में वॉर म्यूजियम है, और वहाँ नहीं जा सकती है, कोई बात नहीं, मैंने गैलरी बना दी अपनी वेबसाइट पे, उस गैलरी में फ़ोटो जरूर शेयर करूँगा, देखना, ठीक है। वॉर म्यूजियम के मेरे पास सारे फ़ोटो पड़े हुए हैं। और एक क्या बोलते हैं उसको, जैसे ज़मीन के अंदर नहीं होता है घर, जहाँ से हमले होते हैं, ज़मीन के अंदर कोटर जैसा कुछ होता है, एक छोटी सी खिड़की होती है, उसमें से अपन निगरानी कर सकते हैं बाहर कौन है, और वहीं से अपन हमले कर सकते हैं। वो चीज़ भी देखिए, कोठरी ऐसा कुछ बोलते हैं, वो भी है, मैं वो सारा बताऊँ। अब क्या है कि अपने मतलब जमीन के अंदर खड्डा कर रखा है, ठीक है, उस खड्डे के अंदर से, मतलब बॉर्डर पर ऐसे ही होता है, लोग अंदर से, जमीन के अंदर से नजर रखते हैं कि बाहर को दुश्मन तो नहीं आया, आता है तो आगे इन्फॉर्म कर देते हैं, और उस समय सेनाएं क्या होती है, आ जाती है और मामला रफा दफा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा तुम्हें विद प्रैक्टिकल, ठीक है, देखेंगे अपन। 3 जुलाई 1972 की बात है। कब की बात है? 3 जुलाई 1972 को
इस समय एक तो थी गांधी, कौन सी गांधी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। दूसरी थी जुल्फी खार, नहीं जुल्फिकार, और नाम था अली भुट्टो। क्या नाम था? जुल्फिकार अली भुट्टो। इसके बीच समझौता हुआ था, कौन सा? शिमला। शिमला समझौता हुआ था। युद्ध में जीत हासिल करने के बाद किसकी लोकप्रियता बढ़ गई? इंदिरा गांधी की। वो जो 90,000 80,000 90,000 सैनिकों को गुलाम बनाया था ना, उन्होंने आत्मसमर्पण किया था ना, उस समय ये जो इंदिरा गांधी थी यही थी प्रधानमंत्री। तो इसकी तारीफें ही तारीफें हो गई। इंदिरा गांधी ने मजे आवा दी और नेहरू जी के तो बैंड बजा दी। अब नेहरू सोच, जी थे उसमें। पहले पहले जब चीन ने हमला किया था ना तब, क्योंकि तो वो मर गए थे ना। वो गले लगा रहे थे ना नेहरू जी। अरे हाँ नेहरू जी चीन को गले लगा रहे थे ना, से बोले ये हमला थोड़ी करेगा। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या बोला कि नेहरू तू सावधान रहना, ये साला है आँख ऐसी दिखाता है, इसकी बोलने की जुबान कैसी है, मारने की कैसी है, मैं सब जानता हूँ। लेकिन नेहरू जी ने नहीं मानी बात। तो फिर जब हमला हुआ तब नेहरू जी की बहुत बैंड बजी थी। लेकिन इंदिरा गांधी के समय क्या हुआ? भारत ने शिमला समझौता किया और उस समय अपन जीत गए थे, ठीक है। तो तारीफें ही तारीफें होने लगे। अब समझ गई? यानी कि एक कंडीशन ऐसी दिख रही है जहाँ पे कांग्रेस की क्या हुई थी? हार या बहुत इंसल्ट हुई थी, और दूसरी जगह कांग्रेस की क्या हुई थी? बढ़ाई हुई थी। कितना आसान है। भारत ने सीमित संसाधनों के साथ नियोजित विकास की शुरुआत की थी। ये बात मैंने पहले ही बता दिया था। उस समय भारत के पास अच्छे संसाधन नहीं थे कि वो अपना व्यवस्थित तरीके से काम कर सके। फिर भी बहुत कोशिश की, कोशिशों के बावजूद सफलता मिली, और इसी के तहत 1962 में रक्षा उत्पाद विभाग की स्थापना की गई। और 1965 में सॉरी मिस्टेक हो गई, 1962 में रक्षा उत्पाद विभाग और 1965 में रक्षा आपूर्ति विभाग की स्थापना की गई। समझ गई? हाँ, 1962 में किसकी स्थापना हुई? रक्षा उत्पाद विभाग। और 1965 में रक्षा आपूर्ति। इसको इसे याद रख सकते हैं कि रक्षा के लिए उपकरण का पहले तो उत्पादन करेंगे और फिर उनकी आपूर्ति करेंगे। तो 62 में तो उत्पाद हुआ था और 65 में आपूर्ति। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट है। फिर बात करते हैं 1966 से, हाँ सॉरी 1900 मिस्टेक हो गई है, 1961 से 66। इसके बीच में कौन सी पंचवर्षीय योजनाएं चली थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना। सही है? सही है गलत है? बता मेरे को। तीसरी, हाँ सही है। सही है, ठीक है। तो ये बात मैंने तेरे को प्रॉपरली बता दी है। कुछ और चीजें डिस्कस करते हैं। भारत की परमाणु नीति। किसकी नीति? भारत की परमाणु नीति। अब 1974 में, कब? 1974 में जो भारत था उसने अपना परमाणु परीक्षण गुपचुप के कर लिया था। नेहरू जी का भरोसा किस पर था? विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर। इस समय परमाणु परीक्षण के समय चीन से तो दोस्ती थी, भरोसा किस पे था? विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर। वो उनको विज्ञान में बहुत बिलीव था। वो ऐसा सोचते थे अगर हम टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। लेकिन उनको पता चल गया था, पहले उन्होंने मामला बिगाड़ दिया था। ठीक है। भारत शांतिपूर्ण उद्देश्यों में इस्तेमाल करने के लिए अणु ऊर्जा बनाना चाहता था। भारत ऐसा चाहता था कि भाई हम सिर्फ शांति के लिए कौन सी ऊर्जा बना रहे हैं? पर अणु ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा। अगर कोई हमारे ऊपर हमला करेगा तो हम इसका प्रयोग करेंगे, बाकी हम हमारे व्यवस्थित कमरे में रख देंगे, बाकी हर किसी के ऊपर जबरदस्ती जाकर परमाणु बम नहीं गिराएंगे। ऐसे ये भोड़ाने की बात है। उस समय ऐसे भोड़ा रहा था। और नेहरू जी भी परमाणु हथियारों के खिलाफ थे। वो ऐसा नहीं चाहते थे कि परमाणु युद्ध हो। और इसी के साथ हमने बहुत सी महत्वपूर्ण चीजें इस पार्ट में जान ली है। और अब कोई प्रश्न हो तो पूछ, नहीं तो मैं पूछता हूँ। जल्दी से पूछो। मेरे तो प्रश्न नहीं। सारे हो कंप्लीट है? एक आधे प्रश्न पूछ लेता हूँ। पूछ लो। हाँ, सिंधु नदी जल विवाद किसके, ये समझौता किस किसके बीच हुआ था? जनरल अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री। गलत है। क्या? नेहरू के बीच। अरे हाँ, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ये तो ये जनरल अयूब खान है ना। हाँ। लाल बहादुर शास्त्री के टाइम में कौन था? हाँ तो वो अलग था ना, उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं।
अब बताओ। नेहरू जी और पहला प्रश्न है डापा चुप। अब वो नेहरू आसमान- और जनरल अयूब खान के बीच सिंधु नदी जल समझौता संधि हुई थी और कब हुई थी? 1960 में। ठीक है, रह जाएगा यार। एक प्रश्न और पूछ लेता हूँ, फिर अपन इस क्लास का समापन कर लेते हैं। चीन ने तिब्बत पर कब्जा कब किया था? 1960 हैं? नहीं, चीन ने तिब्बत पर कब्जा 1950 में किया था। 1950 में किया था। तो चीनी क्रांति कब हुई भाई? चीनी क्रांति नहीं पता? 1949। एक दिन पहले हो गई, एक साल पहले। हाँ क्यों? ठीक है। पंचशील की घोषणा जब हुई थी तब इसके बीच में समझौता किस किस के बीच हुआ था? क्या क्या? पंचशील की जो घोषणा हुई थी यानी पंचशील समझौता किस किस के बीच हुआ था? वो ये- प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और वो हाँ चीन का वो हाँ, नाम- कौन था चीन का? चाय चाय तो चावलाई चाय लाई हूँ क्या? लाई चौ लाई चाय लाई? अरे वो यार मेरे को भूला जल्दी। तो सोचो ना। चाओ एंड लाई चाओ एंड लाई। लाई। अच्छा, ये कब हुआ था पंचशील समझौता? 1900 मुझे बात नहीं 1900 जल्दी बताओ, 1960 नहीं तो बता जल्दी, जल्दी बताओ। क्या पता। प्रश्न ये है कि पंचशील समझौता किसके बीच हुआ था? नेहरू एंड चाओ एंड लाई। लेकिन लई कब? अब बता, लई कब हुआ था? लाई कब हुआ था? समझ गई ना? प्रश्न तो समझ गई, यानी समझौता कब हुआ था? हाँ, ये चाओ एंड लाई लाई 1956 गलत। घर पे पाठ नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा ना? ये नहीं पढ़ा। घर पे पाठ नहीं पढ़ा है, ये बात मैं जानता हूँ। और इसका अच्छा खासा रिजल्ट इस टेस्ट में भुगतना पड़ेगा। चाओ एंड ये तो मेरे को पता है लेकिन हुआ कब? ये सन आते रहते 29 अप्रैल 1900। 54 हाँ, वापस बोल। 29 अप्रैल 1954। बहुत अच्छा। ये थोड़ा बहुत डेमो चाहिए मेरे को वरना मैं भूल नहीं, डेमो क्यों चाहिए? हाँ, डेमो बिल्कुल नहीं चाहिए। बराबर पूछ लो। एक और प्रश्न, बेलग्रेड में क्या हुआ था? हैं? बेलग्रेड में, ये कौन से पकड़ के लाए? हाँ, बेलग्रेड में क्या हुआ? बांग्लादेश से मिला हुआ था। बार्डुंग सम्मेलन हुआ था यूं। वो तो इंडोनेशिया के बार्डुंग शहर में हुआ था ना, इसीलिए उसको बार्डुंग सम्मेलन। मैं तो पूछ रहा हूँ बेलग्रेड क्या है? बेलग्रेड एक शहर है। हाँ, बेलग्रेड में क्या हुआ था? वही तो हुआ अभी बताया। क्या गुणनिरपेक्षता का वो हुआ था। क्या? बांग्लादेश सम्मेलन। अरे बार्डुंग सम्मेलन तो एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था ना बार्डुंग शहर में। तो अरे उसी के साथ तो बेलग्रेड हाँ, उसी था। के साथ तो बताना उसको, समझा? अब मेरे को भी फर्ज बनता है कि कितना पढ़िए। अरे उसके साथ हुआ था ये मतलब बांग्लादेश सम्मेलन हुआ। एफ्रो एशिया- हाँ, उसके साथ ही गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन हुआ था। हाँ, कहाँ हुआ था? बेलग्रेड। बेलग्रेड में। कब हुआ था? 1900 बता। 1900 हैं? अरे वह सन याद नहीं रहते 50। 61। अरे हाँ हाँ, अब बता 1961 में क्या हुआ था? मैं सुन रहा हूँ। 1961 में बेलग्रेड में बेलग्रेड में हुआ था, पर हुआ क्या था? वो गुणनिरपेक्षता का गुट निरपेक्ष का पहला सम्मेलन। सम्मेलन। और 1961 का भी कौन सा महीना? मई। सितंबर। ठीक है, हो गया? नंबर। आ गया समझ में? ठीक है, अब 10 मिनट तेरे पढ़ने का टाइम है, और पूछो एक। अब पढ़ लो। एक- एक पूछ लेता हूँ, मेरी क्या है? हाँ, एक और पूछो। प्रश्न पूछने में क्या है, मजे आते मेरे हैं। को मजा आता है। अच्छा, स्वेज नहर से संबंधित आपस में कौन कुटाए थे? क्या? स्वेज नहर से संबंधित झगड़ा हुआ था, उसमें कौन कुटाए आपस में? इसमें हम का और भारत ने बोला कि मेरा कुछ लेना देना नहीं है, तुम तुम्हारे कुटाते रहो, मेरे को क्या पता कौन कुटा रहा है। ऐसे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं।
तो साथ दे रहा था हमारे इनका क्या नाम है एफ्लोइड। यही तो बात है। अरे भैया आप बता दो हैं? कौन बताया? मैं कैसे बताऊं? थोड़ा बहुत तो डेमो दो ना। डेमो ब्रिटेन और मिस्र दोनों कुटाए थे। ये ब्रिटेन ये था हाँ, सही था। ब्रिटेन ने मिस्र पर हमला किया था, पर तो बोल रही वो तो सहयोगी था। कहाँ था सहयोगी? वो खुद आया और कूट के चला गया है। तो फिर मेरा सही होता होता गलत हो गया। हाँ, सही होते होते बस बहुत है प्रश्न और पूछो। मुझे आ रहा है 1946 से 1964 तक विदेशी नीति की रचना किसने की थी? क्या क्या 1946 से 1964 तक विदेशी नीति की रचना किसने की थी? 1946 से 1964 यानी विदेश मंत्री कौन थे? वो नेहरू थी। कौन थे? जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल ठीक है, बहुत अच्छा। चलो बाकी के तो बहुत सरल सरल। हाँ, दो खेमे कौन कौन से थे? सोवियत संघ हाँ। संयुक्त राज्य अमेरिका। हाँ, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका। बहुत अच्छा। सर आज इसकी क्लास भी जल्दी एक मिनट बेटा। ठीक है, कंप्लीट हो चुका है तेरे। वो चीज कैंपस लेते अब ये पूरा कंप्लीट है तेरा लेसन। ठीक है, अब इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने 5-4 क्लास है इसकी निकाल ली।